नमस्ते। आज हम गोता लगाने वाले हैं प्रकाश की इस कमाल की दुनिया में। और जानते हैं इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? एक स्टूडेंट के ये शानदार हैंड रिटन नोट्स, जिसमें ना हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हम एक लाइट की किरण का पीछा करेंगे, है ना? देखेंगे कि उसका सफर कैसा होता है। पहले समझेंगे कि लाइट है क्या, फिर देखेंगे कि वो आईने से कैसे टकराती है, लेंस से गुजरते हुए कैसे मुड़ जाती है, और इन सब के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये लाइट जिसे हम प्रकाश कहते हैं, आखिर है क्या चीज? तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो लाइट मतलब प्रकाश एनर्जी का एक रूप है। एक ऐसी एनर्जी जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। आप इसे एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर की तरह समझ सकते हैं जो खुद तो दिखती नहीं, लेकिन हमारे आसपास की हर चीज को देखने लायक बना देती है। अब इस स्लाइड में लाइट के कुछ बेसिक रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, और वैक्यूम में मतलब जहां हवा भी नहीं होती, इसकी स्पीड बाप रे बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? लाइट खुद इनविजिबल है, मतलब अदृश्य है, पर वही चीजों को विजिबल बनाती है। अच्छा, अब लाइट ना अलग अलग मटेरियल से अलग अलग तरीके से पास होती है, और इसी आधार पर हम चीजों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, मतलब पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी। अब यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट फर्क है। कुछ चीजें होती हैं जो अपनी खुद की रोशनी बनाती हैं, जैसे सूरज या मोमबत्ती, और कुछ होती हैं जो बस दूसरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे चांद या कोई कुर्सी। और हाँ, जब लाइट की कई सारी किरणें मतलब रेज एक साथ चलती हैं ना, तो वो 3 तरह के पैटर्न बना सकती हैं। या तो वो एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, या एक पॉइंट से फैलेंगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें आगे मिरर और लेंस का खेल समझ आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जब लाइट की कोई किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो होता क्या है। लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाना, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। और ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होता, इसके कुछ पक्के नियम हैं। और ये रहे वो 2 गोल्डन रूल्स रिफ्लेक्शन के, जो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। पहला रूल ये है कि आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण और उस पॉइंट पर जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा, जो बहुत ही सिंपल है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर वापस जाएगी हमेशा। अच्छा, अब हर रिफ्लेक्शन एक जैसा नहीं होता, ठीक है? अगर सरफेस एकदम स्मूथ है, आईने जैसी, तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सारी किरणें एक साथ पैरेलल जाती हैं। लेकिन अगर सरफेस रफ है, जैसे कागज, तो होता है डिफ्यूज या अनियमित रिफ्लेक्शन। इसमें किरणें अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती हैं। और पता है, इसी वजह से हम अखबार बिना किसी चकाचौंध के पढ़ पाते हैं। चलिए अब फ्लैट सरफेस को छोड़ते हैं और बात करते हैं कर्व्ड मिरर्स की। यकीन मानिए, यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो देखो, मिरर ना 2 तरह की इमेज बना सकते हैं। एक होती है रियल इमेज, मतलब वास्तविक। ये तब बनती है जब लाइट की किरणें सच में एक दूसरे से मिलती हैं और इसे हम पर्दे पर भी देख सकते हैं। दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी। इसमें किरणें मिलती हुई सिर्फ लगती हैं, असल में मिलती नहीं, और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। जैसे हम रोज सुबह आईने में खुद को देखते हैं, वो एक वर्चुअल इमेज है। तो अब सवाल ये है कि पता कैसे करें कि इमेज कहाँ और कैसे बनेगी? उसके लिए बस ये 3 सिंपल रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी लाइट की किरण का रास्ता बना सकते हैं और देख सकते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। तो चलो अब उन रूल्स को यूज करते हैं। केस 1, कॉन्केव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है, मान लो इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज बनेगी ठीक फोकस पर, एकदम पॉइंट जैसी, रियल और उल्टी। अब जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाते हैं, देखिए इमेज के साथ क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज एफ और सी के बीच बनी, छोटी सी। जब ऑब्जेक्ट ठीक सी पर आया तो इमेज भी ठीक सी पर बनी, सेम साइज की। फिर जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच आया तो इमेज सी के पीछे चली गई और बड़ी हो गई। और जब ऑब्जेक्ट को ठीक एफ पर रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पर चली गई, बहुत बड़ी।
और सबसे अनोखा केस है आखिरी वाला। जब ऑब्जेक्ट F और पोल के बीच होता है तब इमेज मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल और सीधी। तो कॉन्केव मिरर की इन खासियतों की वजह से, मतलब लाइट को एक जगह फोकस करने या चीज़ों को बड़ा दिखाने की वजह से, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज़ हैं। शेविंग मिरर से लेकर सोलर फर्नेस और गाड़ियों की हेडलाइट्स तक, ये हर जगह काम आते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की। इसकी कहानी ना कॉन्केव मिरर से काफ़ी अलग और सिंपल है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल, सीधी और छोटी ही बनेगी। बस दो ही केस हैं। और क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को छोटा करके दिखाते हैं, इनका व्यू फील्ड बहुत बड़ा होता है, मतलब ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। और इसी वजह से ये गाड़ियों के रियर व्यू मिरर के लिए परफेक्ट हैं। ड्राइवर को पीछे का ज़्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इमेज यहाँ बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी, ये सब हवा में नहीं है। इन सब की एकदम सटीक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इनसे हमें इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन और साइज पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की रिफ्लेक्शन की, मतलब लाइट का टकराकर वापस आना। लेकिन क्या हो अगर लाइट किसी चीज से टकराकर वापस आने के बजाय उसके आर पार निकल जाए, जैसे हवा से पानी में? इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। और ये होता क्यों है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। बस इसी स्पीड के बदलने की वजह से ये बेंडिंग होती है। और रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल तो हमारी रोज की जिंदगी में भरे पड़े हैं। कभी पानी के ग्लास में पेंसिल डालकर देखना, वो मुड़ी हुई दिखेगी। या फिर जो रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना, वो भी इसी रिफ्रैक्शन का ही कमाल है। लेकिन सवाल ये है कि लाइट कितनी मुड़ेगी, इसका हिसाब किताब कैसे होता है? तो जनाब, इसके लिए है स्नेल्स लॉ। ये लॉ हमें आने वाले एंगल और मुड़ने के बाद वाले एंगल के बीच का एक पक्का मैथमेटिकल रिलेशन देता है। और ये सब एक चीज पर डिपेंड करता है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब जब हम लाइट को मोड़ना सीख गए तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। और यहीं पर एंट्री होती है लेंस की। लेंस और कुछ नहीं बल्कि लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ने के लिए बनाए गए खास उपकरण हैं। मोटे तौर पर लेंस दो तरह के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा होता है। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरा है कॉन्केव लेंस, जो बीच में से पतला होता है। ये लाइट को फैला देता है, इसलिए ये है डाइवर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर आपको काफी जाना पहचाना लगेगा। ये बिल्कुल कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर बदलता है। चलिए एक एक करके इसके भी सारे केसेस देखते हैं। और जैसे कॉन्वेक्स मिरर सिंपल था, वैसे ही कॉन्केव लेंस भी बहुत सिंपल है। ये हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल, सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी। तो चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब देखते हैं वो मैथ्स, वो फॉर्मूलेस जो लेंस के इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। अब ये देखिए, ये है लेंस फॉर्मूला। ये आपको बिल्कुल मिरर फॉर्मूले जैसा ही दिखेगा, है ना? लेकिन एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिस पर इस स्टूडेंट ने सर्कल भी किया है। मिरर फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ माइनस है। बस इसी छोटे से साइन का ध्यान रखना है। अच्छा, आपने सुना होगा कि चश्मे का नंबर होता है। वो और कुछ नहीं बल्कि लेंस की पावर ही होती है। पावर का मतलब है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज़्यादा मोड़ सकता है। इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बस फोकल लेंथ का उल्टा कर दो। लेकिन ध्यान रहे फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हमने लाइट को एक रे यानी सीधी किरण मानकर सब कुछ समझा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लाइट असल में एक वेव यानी तरंग है। तो फिर ये विरोधाभास क्यों? अगर ये एक वेव है तो ये सीधी रेखा में चलती हुई क्यों लगती है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल पर सोचते हुए आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।